हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं भुवनेश्वर और आपके लिए लेकर आया हूँ एक वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, टेनिस एल्बो। टेनिस एल्बो का जब भी हम नाम सुनते हैं तो हमें यही समझ आता है कि ये टेनिस प्लेयर्स में हुआ होगा। जो टेनिस प्लेयर्स हैं वही उन्हीं में हुआ होगा। ऐसा पर्सन जो टेनिस खेलता है उसी में होता है। पर ये बात बिल्कुल गलत है कि उन्हीं में होता है केवल। हाँ, उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं होने के। बहुत सारे ऐसे टेनिस प्लेयर मिलेंगे जिनको ये कंडीशन नहीं देखने को मिलेगी। बहुत सारे ऐसे भी मिलेंगे जिनमें बहुत सारा कॉमन होगी। पर जो पर्सन टेनिस नहीं खेलते हैं उनमें भी देखने को मिलता है। मीन्स ऐसे पर्सन जो अपने एल्बो का रिपीटेटिव स्ट्रेसफुल मूवमेंट करते हैं, बिगरस मूवमेंट करते हैं, तो उनमें होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। मान लीजिए कोई पर्सन कंप्यूटर पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से वर्क कर रहा है, बहुत जल्दी जल्दी वर्क कर रहा है, या कोई जो है डंबल का बहुत तेज़ी से मूवमेंट कर रहा है, अननेसेसरी मूवमेंट कर रहा है, गलत तरीके से कर रहा है, तो उस कंडीशन में हमारे एल्बो पर ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है और टेनिस एल्बो होने के चांसेस होते हैं। टेनिस एल्बो को हम अलग नाम से भी जानते हैं जिसे बोलते हैं लेटरल इपिकंडलाइटिस। जो हमारी ह्यूमरस बोन होती है उसके लोअर एंड पर एक लेटरल इपिकंडाइल होता है, एक मीडियल इपिकंडाइल होता है। तो जो लेटरल इपिकंडाइल होता है वहाँ से हमारी जो एल्बो रिस्ट की एक्सटेंसार्स मसल्स हैं वो वहाँ से क्या होती है, उनकी ओरिजिन होती है। तो उनका जो टेंडन होता है वो उसी से अटैच होता है। जैसे कि आपको पता है कि मसल से बोन को कनेक्ट करने वाला जो होता है वो टेंडन होता है, और जो बोन को बोन से कनेक्ट करता है वो लिगामेंट होता है। तो इसमें हमारी जो एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस मसल्स होती है उसका टेंडन जो है हमारे लेटरल इपिकंडाइल पर जो है अटैच होता है। उसी टेंडन में क्या होता है, रिपीटेटिव एक्टिविटीज की वजह से इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो इसी वजह से क्या होता है कि टेनिस एल्बो डेवलप हो जाता है, ये लेटरल इपिकंडलाइटिस हो जाता है। जहाँ आइटिस होता है उसे हम इन्फ्लामेशन कंसीडर करते हैं। तो इसी वजह से हाँ, ये एक्टिविटी रिस्ट का ज़्यादा मूवमेंट जो है टेनिस प्लेयर में ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, इस वजह से हम टेनिस में कंसीडर करते हैं। पर ऐसा नहीं है कि ऐसे पर्सन जो टेनिस नहीं खेलते या ऐसी लेडीज या ऐसी महिला जो टेनिस नहीं खेलती उसे नहीं हो सकता, सबको हो सकता है। तो इसी को हम डिटेल में पीपीटी की हेल्प से देखते हैं। तो अगर हम टेनिस एल्बो के बारे में बात करें तो टेनिस एल्बो को जैसा कि हमने बताया लेटरल इपिकंडलाइटिस के नाम से भी जानते हैं, लेटरल टेनिस एल्बो के नाम से भी जानते हैं, लेटरल स्ट्रेस सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं, और रिपीटेटिव स्ट्रेस सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। तो अगर हम बात करें लेटरल स्ट्रेस सिंड्रोम की, तो ये जैसा कि हमने बताया कि हमारे एल्बो की जो लेटरल इपिकंडाइल होती है वहीं से जो हमारी एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस मसल्स होती है उसका टेंडन का अटैचमेंट वहीं होता है, और उसी के इन्फ्लामेशन को हम क्या बोलते हैं, टेनिस एल्बो बोलते हैं। तो वहीं पर इन्फ्लामेशन होने की वजह से लेटरल साइड हमने लिया और लेटरल इपिकंडलाइटिस बोला, साथ ही साथ लेटरल साइड हो गया, और स्ट्रेस पड़ने की वजह से होता है, ये रिपीटेटिव स्ट्रेस पड़ने की वजह से होता है। और सिंड्रोम मतलब इसकी वजह से बहुत सारी समस्या होने लगती है, बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है, सारे मूवमेंट लॉस हो जाते हैं और एक्टिविटीज में प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से हम सिंड्रोम यूज करते हैं। हाँ, कहीं कहीं पर सिंड्रोम की डेफिनेशन ये भी हमें पढ़ने को आती है कि सिंड्रोम का मतलब है मल्टीपल डिजीज एक साथ हो तो उसे सिंड्रोम बोलते हैं। पर हाँ, अगर मल्टीपल फंक्शनल इम्पेयरमेंट हमें एक साथ देखने को मिले तो उसे भी सिंड्रोम बोलते हैं। तो ये है, साथ ही साथ रिपीटेटिव स्ट्रेस सिंड्रोम को हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि रिपीटेटिव एक्टिविटीज़ की वजह से, विगरस एक्टिविटीज़ की वजह से, स्ट्रेस पड़ने की वजह से डेवलप होता है, तो इसे रिपीटेटिव स्ट्रेस सिंड्रोम बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि पेन जनरेट होता है, साथ ही साथ हमारे की जो रिस्ट की एक्सटेंसार्स मसल्स हैं और उनकी जो टेंडन है, टेंडन जैसा कि हमने बताया जो एक्सटेंसार कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस मसल्स है वो हमारे लेटरल इपिकंडाइल से ओरिजिनेट होती है। तो उसका जो टेंडन है उसी में इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उसमें लीजन हमें देखने को मिल सकता है, इन्फ्लामेशन देखने को मिल सकता है। अब अगर हम पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो जैसा कि आपको इमेज में शो हो रहा है कि जो हमारे टेंडन्स हैं लेटरल इपिकंडाइल से जो अटैच हैं उसमें इन्फ्लामेशन हो सकता है, इंजर्ड हो सकते हैं। तो इसकी क्यों ऐसा होगा, क्योंकि उनमें माइक्रो टेयरिंग होने लगती है, माइक्रोस्कोपिक टेयरिंग होने लगती है, जिसको हमें बहुत जल्दी दिखती नहीं है पर माइक्रोस्कोपिक टेयरिंग होती है। क्यों? क्योंकि रिपीटेटिव एक्टिविटीज होती है। तो रिपीटेटिव एक्टिविटीज की वजह से क्या होगी, माइक्रोस्कोपिक टेयरिंग होगी। और माइक्रोस्कोपिक टेयरिंग हमें कहाँ देखने को मिलती है, कहाँ डिजेनरेशन देखने को मिलता है, जो मस्कुलो टेंडिनस जंक्शन होते हैं, मतलब जो मसल्स और टेंडन के बीच का जंक्शन होता है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस की जो एक्चुअल मसल्स है और उससे जो अटैच टेंडन है वहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। साथ ही साथ टीनो पेरी ऑस्टियल जंक्शन पर देखने को मिलेगा, टेंडन और बोन के बीच का जो जंक्शन है वहाँ पर भी देखने को डिजेनरेशन मिल सकता है।
इसकी वजह से क्या होगा, ग्रेनुलेशन टिश्यू फार्मेशन होता है। तो जो ग्रेनुलेशन टिश्यू फार्मेशन होता है उसमें नर्व एंडिंग का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, इस वजह से पेन क्रिएट हो जाता है। साथ ही साथ इमेच्योर ग्रेनुलेशन टिश्यूज की वजह से टेंडिनस नॉन यूनियन हमें देखने को मिलता है, क्योंकि इमेच्योर ग्रेनुलेशन टिश्यूज का जब फार्मेशन होता है तो इसकी वजह से यूनियन प्रॉपरली होता ही नहीं है, नॉन यूनियन रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। साथ ही साथ जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है यहाँ पर, क्या होगा जब कहीं इंजरी होती है तो टेंडन्स की, जैसा कि आपको पता है टेंडन्स भी एक प्रोटीन से बना होता है, जैसे कोलेजन, इलास्टिन, तो उनका ब्रेकडाउन होने लगता है। इसकी वजह से प्रोटीन की एबनॉर्मल सिंथेसिस होने लगती है, और एबनॉर्मल सिंथेसिस होने की वजह से डीजेनरेटिव चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो ये भी हो सकता है पैथोफिजियोलॉजी में। अब अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी, तो ये मेल में ज़्यादा कॉमन हमें देखने को मिलता है इन कंपेयर टू फीमेल। अगर एज ग्रुप की बात करें तो 30 to 55 एज ग्रुप के बीच में हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। साथ ही साथ हमें उन पर्सन में ज़्यादा देखने को मिलता है जो टेनिस खेलते हैं, मीन्स टेनिस प्लेयर में ज़्यादा देखने को मिलता है। हाँ, अदर में भी देखने को मिल सकता है, पर टेनिस में 10 to 50% चांसेस होते हैं होने के। तो ये चीज़ें हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जिस हैंड का हम ज़्यादा यूज करते हैं, मीन्स हमारे इंडिया में हर जगह पर मोस्टली लोग राइट हैंड से ज़्यादा काम करते हैं। हाँ, कुछ लोग हैं जो लेफ्ट से करते हैं, पर मोस्टली मीन्स अगर 100 में देखें तो 75% ऐसे पर्सन हैं जो राइट हैंड से काम करते हैं। 70 to 90% भी मिल सकते हैं ऐसे कि राइट हैंड से ज़्यादा करेंगे। जो 10 to 15-30% जो ऐसे पर्सन होंगे जो लेफ्ट हैंड से करते होंगे। तो मीन्स जिस हैंड का हम ज़्यादा काम करते हैं जिस हैंड से, उसमें ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। अब अगर हम काजेज की बात करें कि एक्चुअल इटियोलॉजी क्या होती है, तो वो क्या है, अननोन है, मीन्स इडियोपैथिक है। पर अदर काजेज हैं जिनकी वजह से हो सकता है, जैसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काजेज है वो है ओवर यूज आर एक्सेसिव या रिपीटेटिव या बिगरस एल्बो का जो मूवमेंट होता है उसकी वजह से हो सकता है। और ये कैसा मूवमेंट हो, ओवर हेड मूवमेंट अगर हो तो उसकी वजह से ज़्यादा ही चांसेस होते हैं। इसी वजह से टेनिस एल्बो में ज़्यादा होता है, क्योंकि टेनिस के जो प्लेयर होते हैं वो ओवर हेड मूवमेंट करते हैं एल्बो का टेनिस जब खेलते हैं, तो इस वजह से। साथ ही साथ जो हैंड बॉल का मूवमेंट ज़्यादा करते हैं उनमें, या बेस बॉल का मूवमेंट होता है, तो उस कंडीशन में भी हो सकता है, उस प्लेयर्स में भी हो सकता है, पर टेनिस एल्बो में ज़्यादा देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो प्रोफेशंस हैं, मीन्स ऐसे प्रोफेशन जो हैवी वेट लिफ्टिंग वर्कर्स होते हैं, ये जो कुक करते हैं, जो खाना वगैरह बनाते हैं, या बारटेंडर्स जो होते हैं उनकी, उनमें हो सकता है। जो कंप्यूटर्स जो चलाते हैं, जो लोग कंप्यूटर प्रोग्रामर्स होते हैं, उनमें हो सकता है। कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनको इम्प्रॉपर स्किल होती है, अच्छी सी स्किल नहीं होती कौन सी चीज़ कैसे यूज करना है, तो उनमें भी हो सकता है। साथ ही साथ अनएप्रोप्रिएट नॉलेज होने की वजह से कि कैसे किस इंस्ट्रूमेंट का हमें कैसे यूज करना है, तो हो सकता है। साथ ही साथ अगर रैकेट की जो हैंडल है वो स्मॉल है तो हो सकता है। हाई स्ट्रिंग टेंशन की वजह से हो सकता है, या टू हैवी वेट की होने लिफ्ट करने की वजह से भी हो सकता है, या लो क्वालिटी बाल अगर है तो उसकी वजह से भी हो सकता है, एक्सेसिव फोर्स जनरेट कर लगाना पड़ता है तो। और साथ ही साथ अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसका शोल्डर गर्डल वीक है, या आर्म की मसल क्या है, वीक है, तो उस कंडीशन में भी हो सकता है टेनिस एल्बो। अब अगर हम बात करें कि इसके सिम्टम्स क्या क्या देखने को हमें मिलेंगे अगर किसी पर्सन को टेनिस एल्बो हो रहा है, तो नाम क्या था, लेटरल इपिकंडलाइटिस, मीन्स आइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन। अगर इन्फ्लामेशन हो रहा है तो इन्फ्लामेशन के जो साइंस हैं, पेन, स्वेलिंग, टेंडरनेस, रेडनेस, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती ही हैं। साथ ही साथ जो डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ है उसको करने में भी डिफ़िकल्टीज होती है। जैसे कौन सी एक्टिविटीज, हैंड शेकिंग, जब किसी से हम हैंड शेक करते हैं, मीन्स हाथ मिलाते हैं। जो डोर नॉब टॉर्क्विंग मतलब दरवाज़ा को खोलना, दरवाज़ा को बंद करना, ये सारी। और ऐसे आइटम जिनको हमें होल्ड करके रखना होता है हैंड में, तो उसमें भी दिक्कत होती है। साथ ही साथ ग्रिप की जो स्ट्रेंथ होती है वो भी डिक्रीज हो जाती है। और जितनी भी हमारी एक्सटेंसार्स मसल्स हैं मीन्स रिस्ट की, वो इन्वॉल्व होती हैं। मोस्ट कॉमनली तो एक्सटेंसर कार्पाई रेडियस ब्रेविस, देन एक्सटेंसर कार्पाई रेडियस लॉन्गस, देन एक्सटेंसर डिस्टोरम प्रोफंडस, एक्सटेंसर डिस्टोरम जो हमारी मसल्स होती है, एक्सटेंसर कार्पाई अल्नरिस, एक्सटेंसर इंडिसियस, ये सारी मसल्स इन्वॉल्व होती ही हैं। तो ये सिम्टम्स हैं जो कुछ हमें देखने को मिलते हैं। अब अगर हम बात करें कि रिलेटेड स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं मसल्स, अब ये भी रीजन तो हो सकता है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियस ब्रेविस में ही क्यों देखने को मिलता है, मतलब इसमें क्यों ज़्यादा कॉमन होता है। हमारी ट्राइसेप्स में भी तो कॉमन हो सकता था, बाइसेप्स में भी तो हो सकता था, लेकिन एक्सटेंसर कार्पाई रेडियस ब्रेविस में ही क्यों होता है, अगर ये बात हमें समझना है तो देखिए इसकी पहला रीजन जो है, इसकी जो एनाटॉमिकल पोजीशन है
वो कहाँ पर है? इट्स अंडर सरफेस रब्ड अगेंस्ट लेटरल एज ऑफ द कैपिटुलम। जो कैपिटुलम का लेटरल एज है वो क्या करता है, हर बार जो हम एल्बो का मूवमेंट करते हैं तो उस टाइम क्या होता है, रब करता रहता है। तो इस वजह से क्या होगा, रिपीटेटिव स्ट्रेस पड़ेगा, तो हो सकता है इंजरी, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो पहला रीजन ये हुआ कि एनाटॉमिकल पोजीशन। अगर दूसरा रीजन हम बात करें तो कोऑर्डिनेटेड मोशन, जब हम एक्सटेंसर कार्पाई लॉन्गस को स्क्वेज करते हैं तो एक्सटेंसर कार्पाई ब्रेविस के अगेंस्ट, तो इसमें क्या होता है, और कब एल्बो के एक्सटेंशन के टाइम पर, तो उस टाइम पर भी स्ट्रेस पड़ता है जब कोऑर्डिनेशन मूवमेंट होता है, मींस एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस का। तो एक तो ये रीजन हुआ, मीन्स पहला एनाटॉमिकल पोजीशन, दूसरा हुआ कोऑर्डिनेटेड मोशन। अब तीसरा क्या है कि जो फंक्शंस हमारा है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस लॉन्गस का, वह है रिस्ट के स्टेबलाइजर का काम करती हैं। कब? एल्बो के एक्सटेंशन में, जब एल्बो को हम एक्सटेंशन करते हैं तो रिस्ट के स्टेबलाइजर का काम करती हैं। अगर जब हम एक्सटेंशन करते हैं तो इसमें क्या होगा, साथ ही साथ एक्सेसिव लेंथन विद एल्बो एक्सटेंड, और जब एल्बो एक्सटेंड होता है तो इनकी लेंथनिंग भी होती है। साथ ही साथ फोर आर्म प्रोनेशन एंड रिस्ट पाल्मर फ्लेक्शन एंड अल्नार डेविएशन, ये सारे इनके फंक्शंस होते हैं। तो जैसा कि आज हमें पता चल गया, एक नई चीज़ जानने को मिली कि एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस में ही क्यों होता है इन्फ्लामेशन, क्यों उसके टेंडन में ही होता है, क्यों वो मसल इन्वॉल्व होती है। तो तीन रीजन है, एनाटॉमिकल पोजीशन, कोऑर्डिनेटेड मोशन और फंक्शंस। अब अगर हम बात करें कि ये तो हमारे रहे एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस। अब और मसल क्या है, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस, जैसा कि हमने बताया एक्सटेंसर डिस्टोरम कम्युनिस, साथ ही इसका 1/3 पार्ट इन्वॉल्व होता है। और साथ ही साथ क्यों, क्योंकि 1/3 पार्ट का ओरिजिनेट जो है वो ओरिजिन जो है वो लेटरल एपिकंडाइल से होता है। साथ ही साथ एक्सटेंसर कार्पाई अल्नाइरिस मसल्स भी इन्वॉल्व होती है। तो ये मसल्स हो गई। अब अगर हम बात करें कि नर्व कोई क्या इन्वॉल्व रहती है इसमें, क्योंकि अभी हम पैथोफिजियोलॉजी में देख रहे थे कि नर्व के इन्वॉल्वमेंट की वजह से स्कार टिश्यूज में ग्रेनुलेशन टिश्यूज में नर्व के इन्वॉल्वमेंट की वजह से पेन हो रहा था। तो ये कौन से नर्व हो गए, पोस्टीरियर इंट्रोसियस नर्व। तो ये चीज़ है। साथ ही साथ हमें टेंडरनेस देखने को मिलेगा, और जो रेडियल टनल है वहाँ पर भी टेंडरनेस देखने को मिलता है। तो ये चीज़ रहा। अब हम थोड़ा बेसिक बायोमैकेनिक्स देखते हैं टेनिस एल्बो में। तो जैसा कि हम इसमें ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, बहुत शार्ट में बात करते हैं। जो क्लास फर्स्ट लीवर होता है, क्लास सेकंड, क्लास थर्ड। क्लास फर्स्ट में क्या होता है, फल्क्रम मिड में होता है, और एक साइड में लोड होता है, एक साइड में इफर्ट होता है, और इसमें जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो जीरो होता है। मीन्स ना ग्रेटर ना लेस, मतलब मैक्सिमम जीरो ही हमें मिलता है, मतलब मैकेनिकल एडवांटेज ना होगा ना मैकेनिकल डिसएडवांटेज होगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें ग्रेड क्लास 2 में, इसमें क्या होता है, हमारा लोड मिड में होता है, एक साइड फल्क्रम एक साइड इफर्ट होता है। हाँ, एक चीज़ और है, ग्रेड जो क्लास 1 हमारा होता है लीवर, उसमें क्या होता है कि उसके जो हमारे बॉडी के मूवमेंट हैं, अगर वैसे देखें तो जो हमारी सीजर है, सीजर जैसे मूवमेंट करती है तो उसका जो फल्क्रम मिड में होगा और लोड हमारा आगे पड़ेगा और फोर्स हम पीछे से लगाएंगे या इफर्ट लगाएंगे। ऐसे जो नॉडिंग मूवमेंट हम हेड का करते हैं तो वो हमारा होता है क्लास फर्स्ट का। क्लास सेकंड में क्या होता है कि फल्क्रम जो है वो एक साइड रहता है, लोड एक मिड में रहता है और इफर्ट एक साइड रहता है। तो इसका जैसे हमारी बॉडी में है टो रेजिंग, तो ये चीज़ होता है। इसमें क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज होता है, और साथ ही साथ इसमें क्या होता है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन जो हमारा क्लास थर्ड लीवर होता है उसमें क्या होता है, मैकेनिकल डिसएडवांटेज होता है। क्यों? क्योंकि लोड एक साइड में हमारे और एक साइड में फल्क्रम और मिड में इफर्ट काम करता है। इस वजह से जैसे कि इसकी हमारे बॉडी में एग्जांपल है, क्या है कि जब हम एल्बो का मूवमेंट करते हैं लेकिन डंबल लेके मूवमेंट कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पर क्या होता है, थर्ड ऑर्डर लीवर काम करता है। ये चीज़ है। तो हम क्या करते हैं, जब कि किसी पर्सन को अगर टेनिस एल्बो है तो इसमें जैसे कि हमने तीनों लीवर का पढ़ लिया, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो सेकंड में क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज मिलता है। तो हम क्या करते हैं कि जो थर्ड क्लास लीवर है उसको हम सेकंड क्लास लीवर में कन्वर्ट करते हैं। थर्ड क्लास लीवर में क्या होता है, फ्लेक्शन, कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ये होता है। इसकी वजह से क्या होगा, पेन इंक्रीज होगा और स्ट्रेंथ भी डिक्रीज होगी। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसको हम मॉडिफाई कर लेते हैं, कन्वर्ट करते हैं किसमें, सेकंड क्लास लीवर में। इसमें क्या करते हैं, एक्सटेंशन करते हैं, इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। इसकी वजह से मसल की स्ट्रेंथ भी इंप्रूव होती है और पेन डिक्रीज होता है। ये चीज़ है। तो ये है।
तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है, यहाँ देखो इमेज में जैसा कि आपको दिख रहा है, तो हम ये करते हैं, मतलब इसमें एक्सटेंशन मूवमेंट करेंगे, इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो मसल स्ट्रेंथ भी इंप्रूव होगी और पेन डिक्रीज होगा। अब अगर हम बात करें कि मसल में कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, तो बायोमैकेनिक्स में जैसा कि हमने पढ़ा था, जो मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है मेनली 2 टाइप्स का होता है। अगर हम देखें तो वो आइसोकाइनेटिक अलग होता है, आइसो इनर्शियल अलग होता है, पर हम यहाँ मेनली 2 देखें तो इस आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक मेन है। आइसोमेट्रिक मतलब होता है मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, मीन्स मसल में टेंशन जनरेट होगा, पर उसकी लेंथ में कोई चेंजमेंट नहीं होगा, वो हमारा होता है आइसोमेट्रिक मसल कॉन्ट्रैक्शन, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है ये। अगर हम बात करें आइसोटोनिक मसल कॉन्ट्रैक्शन में, तो इसमें क्या होगा कि मसल की लेंथ में चेंज होने के साथ साथ मसल में टेंशन भी जनरेट होगा। जैसे ही देखिए ये भी मसल में लेंथ चेंज हो रहा है, ये भी मसल में लेंथ चेंज हो रहा है, ये खैर ये तो रेस्टिंग कंडीशन है। तो अब हम अगर बात करें कि आइसोटोनिक में क्या हो रहा है, मसल की लेंथ में चेंज हो रहा है और टेंशन भी जनरेट हो रहा है। अब देखो लेंथ में अगर चेंज होता है तो या तो लेंथ इंक्रीज होती है, लेंथ डिक्रीज होती है, मतलब या तो लेंथनिंग होगी या तो शार्टनिंग होगी। अगर शार्टनिंग होती है तो उसे हम बोलते हैं कंसेंट्रिक आइसोटोनिक मसल कॉन्ट्रैक्शन, और अगर लेंथ डिक्रीज होती है, सॉरी इंक्रीज होती है मीन्स लेंथनिंग होती है, तो उसे बोलते हैं इसेंट्रिक आइसोटोनिक मसल कॉन्ट्रैक्शन। मीन्स जब शार्टनिंग हुई तो कंसेंट्रिक आइसोटोनिक मसल कॉन्ट्रैक्शन, और जो लेंथनिंग हुई तो इसेंट्रिक आइसोटोनिक मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो जैसा कि आप यहाँ इमेज में देख पा रहे हैं, जो एक्टिविटीज़ है इसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं किस एक्टिविटीज़ में आइसोटोनिक मसल कॉन्ट्रैक्शन हो, किस में आइसोमेट्रिक हो रहा है। तो अब हम अगर बात करें कि इसेंट्रिक मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो अगर कोई पर्सन इसेंट्रिक मसल कॉन्ट्रैक्शन करता है, जैसे कि हमने बताया ही था यहाँ पर, इसेंट्रिक मसल कॉन्ट्रैक्शन फायदेमंद है, ठीक। तो क्यों, क्योंकि उसमें मैकेनिकल एडवांटेज हमें मिलता है। तो इसेंट्रिक मसल कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा कि मस्कुलर टेंडिनेस जो कॉम्प्लेक्स है उनमें क्या होगा, लेंथनिंग होगी, लेंथन होंगे। इसकी वजह से क्या होगा कि जो स्ट्रक्चर्स है उनमें क्या होगी, हाइपरट्रॉफी डेवलप होगी। इसकी वजह से टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज होगी टेंडन्स की। साथ ही साथ क्या होगा कि जो हमारी एगोनिस्ट मसल्स हैं और एंटागोनिस्ट मसल्स हैं वो एक साथ काम करेंगी, और जो हमारा न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन है वो भी इंक्रीज होगा। तो अब इसका थेराप्यूटिक तरीके से क्या यूज है, अगर इसेंट्रिक थेराप्यूटिक इसेंट्रिक एक्सरसाइज का हम यूज करते हैं तो इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी टेंडिनोपैथी है वो जल्दी मैनेज हो जाएगी। तो अगर एक तरीके से हम बोलें तो टेंडिनोपैथी के मैनेजमेंट में हम इसेंट्रिक एक्सरसाइज का जो है हम यूज करते हैं, मतलब इसेंट्रिक मसल कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। अब अगर हम बात करें कि टेनिस एल्बो जब किसी पर्सन में होता है, कोई पर्सन हमारे पास आता है, तो हमें स्पेशल टेस्ट करने होते हैं पता करने के लिए एक्चुअल में क्या है। अगर हमारे पास ये तो एक तो कंफर्म डायग्नोसिस है, मीन्स पेशेंट के पास एक्सरे वगैरह है या एमआरआई है, सीटी स्कैन है, मतलब जैसा भी जो भी इसके लिए स्पेशल टेस्ट होते हैं, इन्वेस्टिगेशन सब करवाते हैं। अगर पेशेंट वो लेकर के आया है तो ठीक है। बाय द वे अगर पेशेंट हमारे पास ऐसे आ गया जिसके उसके पास कोई रिपोर्ट नहीं है, तो भी हमारे पास फिजिकल एग्जामिनेशन के तौर पर बहुत सारे स्पेशल टेस्ट होते हैं, जिनमें से हम 2 के बारे में यहाँ बात करेंगे। एक को हम एक्टिवली कर सकते हैं, एक को पैसिवली कर सकते हैं। जिसको एक्टिवली कर सकते हैं उसे बोलते हैं कोजेंस टेस्ट। कोजेंस टेस्ट में क्या होता है कि एल्बो जो है फ्लेक्शन में होता है, पूरी तरह से फ्लेक्शन में नहीं होता, लेकिन एप्रॉक्स जो है वो 60 डिग्री के आसपास, मीन्स 45 टू 70 डिग्री के मिड में होता है। जो 4 आवर में होता है वो प्रोनेशन में होता है। फिर हम पेशेंट से बोलते हैं कि आप जो है अपने रिस्ट का एक्सटेंशन करिए, और हम उसे रजिस्ट करते हैं, तो पेशेंट को पेन फील होता है बहुत सीवियर। तो इससे क्या होता है, टेस्ट पॉजिटिव हो जाता है। अगर ऐसा पेन नहीं फील हो रहा है तो इस कंडीशन में क्या होगा कि पेशेंट को मतलब टेनिस एल्बो नहीं है, टेनिस एल्बो हो भी सकता है पर कोजन टेस्ट निगेटिव है। पैसिवली जो हम करते हैं, पैसिवली एक तरीके से जो हमारी एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस की जो स्ट्रेचिंग होती है वही करते हैं। तो जब कोई पेशेंट हमारे पास सीवियर कंडीशन में आया टेनिस एल्बो लेकर के, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, पेशेंट के एल्बो को पूरी तरह से एक्सटेंड करने को बोलते हैं, 4 आर्म को प्रोनेशन में बोलते हैं, और रिस्ट का फ्लेक्शन मूवमेंट करने को बोलते हैं। तो इस कंडीशन में मसल्स की क्या होगी, स्ट्रेचिंग होगी। तो क्या होगा, अगर उसको इन्फ्लामेशन है तो स्ट्रेचिंग नहीं कर पाएगा, नहीं स्ट्रेच कर पाएगा, उसे पेन फील होगा। तो इसीलिए जब स्टार्टिंग पे पेशेंट आता है तो सबसे पहले हमारा फिजियोथेरेपी में ही होता है, पेन को रिड्यूस करते हैं। मेडिकल में यही होता है कि सबसे पहले पेशेंट के पेन को कम करना है, जो उसका सिम्टम सीवियर हो रहा है उसे कम करना है। तो ये चीज़ है। तो ये 2 टेस्ट हम करवा के देखते हैं। अब अगर हम बात करें ट्रीटमेंट का, तो जैसा कि आपको पता है एक कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होता है, एक सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है।
लास्ट में हम फिजियोथेरेपी भी देखेंगे। तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में अगर हम देखें तो इसमें क्या करते हैं कि पेशेंट को हम जो है स्पोर्ट इंस्ट्रूमेंट जो है मॉडिफाइड करके, क्योंकि टेनिस प्लेयर में होता है इसलिए हम यहाँ स्पोर्ट्स इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो मॉडिफाइड तरीके से देंगे। रैक क्वेट का यूज या बॉल का यूज किस तरह से करना है वो मॉडिफाइड तरीके से। कुछ एक्सरसाइज भी हम पेशेंट को करवाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड के लिए होता है। हाँ, जैसा कि हम आपको बताएं जो टेनिस एल्बो होता है ये 4 ग्रेड का होता है, मतलब फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड। फर्स्ट में क्या होता है कि पेन हल्का फुल्का फील होगा, वो भी एक्टिविटीज़ के टाइम पर ही पेन फील होगा थोड़ा बहुत, वैसे नॉर्मल नहीं होगा। ग्रेड 2 में क्या होता है एक्टिविटीज़ में सीवियर पेन होता है पर रेस्ट कंडीशन में नहीं होता है उतना। थर्ड में क्या होता है रेस्टिंग में भी पेन हो रहा है, एक्टिविटीज़ में तो हो ही रहा है। और फोर्थ में क्या होता है कि बहुत सीवियरली पेन होता है और मूवमेंट पूरी तरह से हो जाता है, फंक्शनल लॉस हो जाता है। तो ये चीज़ है। तो अगर फर्स्ट और सेकंड का है तो उसके लिए कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होता है। इसमें हम इलेक्ट्रिकल मॉडलिटीज़ का भी यूज कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रोथेरेपी में यूज कर सकते हैं। साउंड वेव मीन्स अल्ट्रासाउंड थेरेपी, शॉक वेव भी आती है उसका यूज कर सकते हैं। सार्ड वेव डायथेरेपी मीन्स SWD का यूज कर सकते हैं। एंटोफोर्सिस दे सकते हैं। साथ ही साथ जो लाइट थेरेपी होती है जैसे कि IRR मीन्स इंफ्रारेड रेडिएशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड बाई इमिशंस ऑफ रेडिएशन में लेजर थेरेपी का भी यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर किसी को स्टेज 3 या स्टेज 4 ग्रेड 3 ग्रेड 4 का है तो उस कंडीशन में क्या है, और पेन जो है 1 साल से ज़्यादा हो गया है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, पेशेंट को जो है हम सर्जिकल प्रोसीजर फिर अपनाते हैं। मोस्टली ये 2% पेशेंट में हमें करना होता है पर फिर भी करना तो करना ही होता है। तो इस कंडीशन में क्या है कि अगर पेशेंट को 1 ईयर से प्रॉब्लम आ रही है, वो स्पोर्ट एक्टिविटीज़ में कंपटीशन में नहीं पार्टिसिपेट कर पा रहा है, दिक्कत आ रही है, तो उस कंडीशन में हम करते हैं। साथ ही साथ अगर कंजर्वेटिव थेरेपी फेल हो गई है तो उस कंडीशन में भी करते हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, टेंडन को रिलीज कर सकते हैं, डैमेज टिश्यूज़ को रिमूव कर सकते हैं, बोन इस पर अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको हम रिमूव करके स्मूथ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो स्ट्रेस पड़ रहा था पेरियास्टियम की वजह से वो नहीं पड़ेगा, लोकल वेस्कुलरिटी जो है वो इंक्रीज होगी, जो इंजर्ड टिश्यूज हैं उनका एक्सीजन कर सकते हैं। साथ ही साथ जो कैल्शियम टेकिंग हो रहा है, इस पर फॉर्मेशन हो रहा है, उसको भी हटा सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, पेन में रिलीफ मिलेगा हमें, और टेंडन का री इंसर्शन पॉइंट भी हम बना सकते हैं। तो ये हमारा है सर्जिकल प्रोसीजर। अब अगर हम बात करें मेन फिजियोथेरेपी में कि पेशेंट जो हमारे पास आएगा तो उसको हम फिजियोथेरेपी के जरिए ठीक करते हैं, और टेनिस एल्बो में फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत ज़्यादा रोल है। और साथ ही साथ जितने भी स्पोर्ट्स इंजरीज हैं उसमें फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि हमेशा आप देखते हैं जितने भी स्पोर्ट्स हैं उसमें कोई आपको अदर डॉक्टर नहीं मिलेगा, मोस्टली आपको स्पोर्ट्स मैन के साथ फिजियोथेरेपिस्ट ही खड़ा हुआ दिखेगा डॉक्टर के तौर पर। तो इसीलिए फिजियोथेरेपी का ज़्यादा रोल होता है। तो इसमें हम पेशेंट का सब्जेक्टिव असेसमेंट सबसे पहले करते हैं। पेन पूछते हैं, भाई पेन कहाँ पर है, टाइम पेन कब कब होता है, एक्टिविटीज़ का टाइम होता है, रेस्ट का टाइम होता है, नाइट में होता है, कब पेन होता है, पेनफुल पॉइंट क्या है, ट्रिगर पॉइंट कहाँ है, एक्चुअल में कौन सा पॉइंट है जहाँ पर पेन हो रहा है, पेशेंट से पूछेंगे और हम देखेंगे कौन सी मसल से कहाँ पर ट्रिगर पॉइंट हो रहा है। साथ ही साथ सीवियरिटी पेन की कितनी है, इरिटेबिलिटी तो नहीं फील हो रही है, पेन का नेचर क्या है, और ऐसे फैक्टर्स आपको कौन कौन से मूवमेंट में जो है पेन ज़्यादा फील हो रहा है, मीन्स वो इंप्रूविंग फैक्टर्स वो हमारे लिए हो जाएंगे, एग्रीवेटिंग फैक्टर्स हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। साथ ही साथ स्ट्रेंस फीलिंग तो आपको नहीं आ रही, स्ट्रेंज फीलिंग, पॉपिंग कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं, तो मूवमेंट किस टाइम पर आपको मूवमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, साउंड मूवमेंट करने पर तो नहीं आ रहा है कोई, ये दिक्कत हो रही है जिससे जो भी, और फार्मल ट्रीटमेंट आपने क्या क्या लिया है उसके अकॉर्डिंग फिर हम आगे बढ़ेंगे। और जो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा या क्या होगा, एम होगा, जो हमारा क्या होगा, एम होगा। तो एम जो हमारा होगा वो ये होगा कि पेन को सबसे पहले कम करना है। जो फिजियोथेरेपिस्ट का फर्स्ट एम होता है वो पेन को कम करना होता है, देन स्वेलिंग को रिड्यूस करना, और जो टिश्यूज के रिपेयर के प्रोसेस है उससे फैसिलिटेट करना, इंक्रीज करना। साथ ही साथ जो रेंज ऑफ मोशन डिक्रीज हो गया उसको रिस्टोर करना, और मसल के लेंथ को भी रिस्टोर करना होता है। स्ट्रेंथ को मसल के क्या करना होता है, मसल की स्ट्रेंथनिंग करनी होती है। साथ ही साथ पेशेंट को रीएजुकेट करना होता है कि वो रीट्रेनिंग कैसे कर सकता है, और ऐसी एक्टिविटीज़ को कैसे अवॉइड करे। मतलब कुछ एक्टिविटीज ऐसे भी होती हैं जिनकी वजह से रीअकरेंस हो जाता है, इंजरीज हो जाती है, तो उसको अवॉइड करना पड़े, पेशेंट को करना होता है। तो पेशेंट को हमें एजुकेट करना है इस चीज़ के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब पेन को रिड्यूस करने के लिए या स्वेलिंग को रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अब जैसे देखिए, आपको पता है कि फिजियोथेरेपी में ये है कि जब कोई पेशेंट हमारे पास आता है एक्यूट कंडीशन में, एक्यूट कंडीशन में, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्रायोथेरेपी करते हैं, मीन्स आइस थेरेपी करते हैं, आइस ट्रीटमेंट देते हैं पेन की रिड्यूस करने के लिए। अगर वो क्रॉनिक स्टेज में आ रहा है,
लेटर स्टेज में, तो उसको हम हीट थेरेपी देते हैं, मीन्स थर्मोथेरेपी देते हैं, हॉट पैक देते हैं। साथ ही साथ ये है चीज़ है, और पेशेंट को की डेली एक्टिविटीज़ में प्रोटेक्शन के लिए, हेल्प के लिए हम जो है स्प्लिंट या ब्रेस इसका भी यूज करते हैं सपोर्ट के तौर पर। साथ ही साथ इलेक्ट्रोथेरेपी का भी यूज हम कर सकते हैं पेन को रिड्यूस करने के लिए। ये पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करता है, तो हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट के तौर पर हम यूज कर सकते हैं टेंस, ये इंटरफेरेंशियल थेरेपी, ये करंट का यूज करते हैं मीन्स आईएफटी। साउंड वेव का यूज कर सकते हैं मीन्स अल्ट्रासाउंड थेरेपी, शॉक वेव का। एसडब्ल्यूडी मीन्स शॉर्ट वेव डायथर्मी। आयंटो फोर्सेस का यूज कर सकते हैं। लाइट वेव में मतलब आईआरआर और लेजर का यूज कर सकते हैं। तो इन सब की वजह से क्या होगा, पेन रिड्यूस होगा, और पेन में मतलब इंप्रूवमेंट मिलेगा, पेन कम होगा, और साथ ही साथ लोकल वैस्कुलरिटी जो है इंक्रीज होगी। अब हम बात करें और साथ ही साथ कि इससे क्या होगा, अगर लोकल वैस्कुलरिटी इंक्रीज हो रही है, पेन कम हो रहा है, तो मोशन में हमें आसानी होगी, और टेंडन की जो हीलिंग प्रोसेस है वो भी इंक्रीज होगी। साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं, डी ट्रांसवर्स फ्रिक्शन कर सकते हैं, जिसकी वजह से पेन कम होगा और सॉफ्ट टिश्यूज की मोबिलिटी भी इंक्रीज होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। और स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए कर सकते हैं, इन्फ्लामेशन स्टेज के 2 वीक के बाद, ज़्यादा के बाद हम कर सकते हैं स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, जिसमें हम फिंगर्स और रिस्ट की जो एक्सटेंसार्स और फ्लेक्जार मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग करेंगे। साथ ही साथ जो हमारी आर्म की मसल्स हैं, चाहे वो ट्राइसेप्स हो या बाइसेप्स हो, उसकी करेंगे। ब्रेकियोरेडियलिस मसल्स की करेंगे, रोटेटर कफ मसल्स की करेंगे। अच्छा हाँ, अब आप ये भी पूछ सकते हैं कि पेशेंट को तो प्रॉब्लम एल्बो में है, आप ट्राइसेप्स बाइसेप्स की क्यों कर रहे हैं, रोटेटर कफ की क्यों कर रहे हैं? तो जैसा कि हमने कागज में आपको बताया था कि जो हमारा टेनिस एल्बो होने का एक ये भी रीजन होता है कि जिनके आर्म की मसल्स वीक है या शोल्डर गर्डल की मसल्स वगैरह वीक हैं, तो उनमें भी चांसेस होते हैं, इस वजह से उन्हें स्ट्रेंथन करने के लिए। साथ ही साथ एक्टिव रेंज ऑफ मोशन करवाते हैं और आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करवाते हैं। हाँ, साथ ही साथ जो है स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज भी करवाते हैं, जैसा कि हमने बताया। इसमें क्या करते हैं, इसेंट्रिक एक्सरसाइज हम करवाएंगे, धीरे धीरे इसमें रेजिस्टेंस इंक्रीज करेंगे, पहले थोड़ा थोड़ा फिर धीरे धीरे रेजिस्टेंस हम इंक्रीज करेंगे, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है, और मूवमेंट विद मोबिलाइजेशन के साथ मूवमेंट करेंगे। अब इसके बाद जो है, और स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस को इम्प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते जाएंगे, वेलोसिटी भी बढ़ाते जाएंगे, और ये सारे मूवमेंट हम क्लोज काइनेमेटिक चेन के तरीके से करेंगे। और साथ ही साथ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में रीट्रेनिंग के लिए भी मूवमेंट हम करवाएंगे, प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज भी करवाएंगे, ये सारी चीज़ें। और फिर चेक करेंगे जो पर्सन है वो स्पोर्ट्स के लिए फिट है या नहीं है, फिट होगा तभी भेजेंगे स्पोर्ट्स के लिए। ये चीज़ें हैं। अब साथ ही साथ अब इंजरी को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, इंजरी अगर किसी पर्सन को है और हमने उसको ट्रीट किया, वो ठीक हो गया, तो अब इंजरी को कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसमें है पहला पॉइंट कि जो रिस्क फैक्टर हैं उनको हमें अवॉइड करना होगा, मतलब ग्रिपिंग विद प्रोनेशन, जो प्रोनेशन के साथ हमें ग्रिपिंग जो हम करते हैं उस वो चीज़ जो है हम देखेंगे, अगर वो रिस्क फैक्टर हमारा है तो उसे हम एलिमिनेट करेंगे। साथ ही साथ जो डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ है, वर्क है, उसको हम मॉडिफाइड तरीके से करेंगे, पॉस्चर को मॉडिफाइड करेंगे, इंस्ट्रूमेंट अगर यूज कर रहे हैं तो अलग अलग तरीके से यूज करेंगे, जैसा कि अभी आपको हम इमेज में दिखा रहे हैं कैसे यूज करना है। और हम कंबाइन मोशन करेंगे, दोनों हाथ का यूज करके फिर कोई मूवमेंट करेंगे। अगर सिंगल हाथ से करते हैं तो ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, अगर दोनों हाथ से एक साथ करेंगे तो कम पड़ेगा फोर्स। अब जैसे देखिए ये एक्टिविटीज़ है तो हमें इस तरह से नहीं करना है, ये देखिए इस तरह से नहीं करना है, इस तरह से हमें कंप्यूटर को ऑपरेट करना है, या इस तरह से हमें मूवमेंट करना है, इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब अगर हम बात करें कि जब कोई पर्सन ठीक हो जाता है उसके बाद भी हम देखते हैं कि उसमें कितना मतलब इम्प्रूवमेंट हुआ, असेसमेंट देखते हैं, तो उसमें विजुअल एनालॉग स्केल का चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ वो एक इसके क्वेश्चनर मेथड होता है जिसमें डिसेबिलिटी ऑफ आर्म, शोल्डर एंड हैंड क्वेश्चनर होता है। इसमें ये सब्जेक्टिव तरीका है, इससे हम इसकी हेल्प से देख सकते हैं। और पेन फ्री ग्रिप स्ट्रेंथ है या नहीं है ये भी देख सकते हैं, तो इसके थ्रू हमें पता चल सकता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग। प्लीज़ वीडियो देखने के बाद जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।